आए दिन हम खबरों में, अखबारों में, सोशल मीडिया पे, वेबसाइट्स पर पढ़ते हैं कि किस तरह जिम करते करते अचानक एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है। हम पढ़ते हैं कि किस तरह पार्क में घूमते घूमते लोग अचानक बेहोश हो जाते हैं। बाद में डायग्नोस करने पे पता चलता है कि उसे हार्ट अटैक की शिकायत हुई थी। इसके बाद शुरू होता है सिलसिला सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का। यहाँ से वहाँ से हम पता करते हैं कि हार्ट अटैक के लिए क्या खाना चाहिए, किस तरह बचना चाहिए, क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन कितनी ऑथेंटिक है, इस पे कितना रिलाय किया जा सकता है, इसका कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है। हार्ट अटैक से पहले हमारे शरीर कई तरह के संकेत देता है। हमारे शरीर में कई तरह की अलग अलग बीमारियां पनप रही होती है, जिसमें से एक है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं मणिपाल हॉस्पिटल गुरुग्राम से कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दीक्षित गर्ग। हेलो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज इस मंच पर मुझे स्वागत करने का और मौका देने का कि आपसे कुछ जानकारियां हम साझा कर पाएँ। डॉक्टर, दिल हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसको लेके बिल्कुल भी मतलब किसी भी तरीके से हम कोताही नहीं बरत सकते हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो मोस्ट इग्नोर्ड ऑर्गन भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि उसका कारण यह है कि जब तक बहुत सीवियर स्टेज पर चीज़ें ना पहुंच जाए, आपको जब तक हार्ट अटैक आ ही ना जाए, तब तक पता नहीं चलता कि बॉडी एग्जैक्टली क्या साइन दे रही है, क्या संकेत दे रही है, किस तरह बॉडी रिएक्ट कर रही है कि हम समझ सके कि हाँ, हमारे दिल में कोई परेशानी हो रही है। इसी तरह एथेरोस्क्लेरोसिस पे हम लोग आए। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जब हम बात करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की, तो ये क्या बीमारी है और ये किस तरह होती है और इसका दिल से क्या कनेक्शन है? तो एथेरोस्क्लेरोसिस एक मेडिकल टर्म है जिसका सामान्य भाषा में अर्थ ये होगा कि शरीर की किसी भी नसों में चर्बी के थक्के के जमने को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो बेसिकली अगर शरीर में जितनी कंजम्पशन, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, अगर उससे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है तो वो धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगती है हमारी शरीर की नसों में। वो चाहे हार्ट की नसें हों, चाहे दिमाग की, चाहे पैर की, चाहे किडनी की, हर शरीर के सारे ब्लड वेसल्स, सारी आर्टरीज में वो जमा होने लगती है। तो ये प्रक्रिया आमतौर पर उम्र के साथ साथ आमतौर पर देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल स्वस्थ हैं उनमें ये प्रक्रिया नहीं हो रही है, उनमें भी ये सब चीज़ें चल रही हैं, उम्र के साथ साथ बढ़ रही हैं। लेकिन वो उसके बढ़ने की गति, उस पे सब चीज़ें निर्भर करती हैं कि वो ऐसी स्थिति पे ना आ जाए कि जहाँ पे वो ब्लॉकेज इतनी बढ़ जाए कि हमें उससे परेशानी होने लगे। तो पहली बात करेंगे कि इससे हमें हमें अगर हार्ट की बात करें तो ये चीज़ हमारे हार्ट को कैसे अफेक्ट करेगी, कैसे उस पे प्रभाव डाले, दुष्प्रभाव कैसे डालेगी। पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारी जो हार्ट की संरचना है, जो दिल की संरचना है या शरीर की संरचना है, वो किस तरह से काम करती है। देखिए, शरीर को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और कुछ अच्छे तत्वों की, अच्छे न्यूट्रिएंट्स की जो खाने से मिलते हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन हमें वातावरण से मिलती है जो हमारे शरीर में फेफड़ों के ज़रिए पहुंचती है और वो फिर फेफड़ों से उससे उस ऑक्सीजन को ब्लड लेता है और ब्लड सारे शरीर, जो खून है, जो रक्त है, वो उसे लेकर सारे शरीर में पहुंचाता है उस ऑक्सीजन को। और इसकी पावर, इस खून को चलाने की, इस खून का दौरा मेंटेन करने की, इस ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने की जो जिम्मेवारी है, जो उसकी पावर है, वो हार्ट के पास होती है। तो हार्ट शरीर में ऑक्सीजन और अच्छे जो चीज़ें हैं वो पहुंचा रहा है और वहाँ से जो ख़राब चीज़ें हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है या जो बाकी जो शरीर में जो एसिड है या जो और ऐसे तत्व हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आवश्यकता नहीं है, या वो हार्ट के वो शरीर के लिए ख़राब है, वो हमारे किडनी तक या लंग्स के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। तो अब जब हम ब्लॉकेज की बात करते हैं या एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करते हैं, तो वो बेसिकली हमारी ऑक्सीजन की मात्रा ठीक से जगह जगह पहुंचाने में रुकावट पैदा कर रही है। कोलेस्ट्रॉल अगर डिपॉजिट होगा आर्टरीज में, तो आर्टरीज को आप मानिए कि हाईवे की तरह हैं जो हमारी ऑक्सीजन या उन जो अच्छी सप्लाईज हैं उनको पहुंचा रही हैं। वो हाईवेज हैं जो ये सारी चीज़ें लेकर शरीर के जो जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पहुंचा रही हैं। कोलेस्ट्रॉल एक रोड ब्लॉक की तरह
काम करता है, एथेरोस्क्लेरोसिस एक रूट ब्लॉक की तरह काम करता है कि जहाँ कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स बढ़ते जाएंगे तो वहाँ वहाँ हमारी जो सप्लाई में अड़चन आती जाएगी। अब अगर हार्ट की बात करें तो हम हार्ट को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो जब ब्लॉकेज हार्ट की नसों में इस लेवल तक बढ़ जाती है कि जब वो उसको खुद को ही ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, तब हमें पेशेंट्स को सिम्टम आने लगते हैं, उसको तकलीफ महसूस होगी। हार्ट की बीमारियां मेनली मुख्यतः दो तरह से हमें हमारे सामने पेश आती हैं। एक तो है कि जब ब्लॉकेज धीरे धीरे कुछ सालों में बढ़ रही है, पहले वो 20%, 30%, 40% और करते करते वो 70-80%, 90% तक जब पहुंच जाती हैं, तब वो कुछ तकलीफ देने लगती है। यह प्रक्रिया लगभग सालों साल लेती है, किसी में 5 साल, 7 साल, 10 साल, किसी में 2-4 साल में भी जल्दी बीमारी बढ़ जाती है। हर एक में इस बीमारी के बढ़ने की स्पीड अलग अलग होती है। दूसरी होती है हार्ट अटैक की समस्या। हार्ट अटैक हमेशा एकदम ही आएगा, अचानक ही आएगा। वो एक भूकंप की तरह है जिसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती है। वो ईश्वर के ही हाथ में है कि किसके साथ कब वो चीज़ घटना होगी या दुर्घटना होगी, वो कोई नहीं जानता है। लेकिन अक्सर हार्ट अटैक से पहले भी ये सिम्टम्स कुछ ना कुछ पेशेंट्स को हो रहे होते हैं, जो अक्सर इग्नोर कर देता है पेशेंट, चाहे वो गैस्ट्रिक समस्या, गैस की समस्याओं से संबंधित हो, चाहे वो उम्र का तकाजा देकर उसे इग्नोर कर दें, या घुटनों की समस्या की वजह से कई बार पेशेंट्स उसे इग्नोर कर देता है कि नहीं, ये चीज़ हार्ट की बजाय किसी और ऑर्गन से रिलेटेड है या उम्र से रिलेटेड है। तो हम बेसिकली ये समझते हैं या ये कह रहे हैं कि जब हम एथेरोस्क्लेरोसिस की बात कर रहे हैं तो ये हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम के एक जो मिक्सचर है, एक जो चिपचिपा पदार्थ प्लाग है, उसका कंटामिनेशन, उसके कारण ये ब्लॉकेज हो रहा है। लेकिन जो मेरा मतलब मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है वो ये कि कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम हम इन जनरल अपनी डाइट में रोज़ाना ही कंज्यूम कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं, पनीर कंज्यूम कर रहे हैं। इसको अवॉइड करना भी बहुत मुश्किल होता है अगर हम एक आम जनमानस या लोगों की लाइफस्टाइल को देखें। तो ऐसे में कैसे ये डिटेक्ट किया जाए या कैसे एक चेक रखा जाए अपने कंजप्शन पे कि इस तरह बहुत ज़्यादा हम लोग ओवर कंज्यूम ना करें, या किस पॉइंट के बाद ये जो कंजप्शन है ये हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत इसमें प्रॉब्लम्स कुछ कुछ तरह की हैं जिनके बारे में भी उल्लेख किया जाएगा। देखिए, खाने पीने से संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें आप हेल्दी जो चीज़ें हैं, हेल्दी का मतलब है कि जो अन्न है, जो हमारे गेहूँ, आटा, चावल, आपकी सब्जियाँ, दाल और आपके फ्रूट्स, इन चीज़ों की कंजम्पशन ज़रा हम ज़्यादा रखें। कोलेस्ट्रॉल, जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है जिसे ट्रांस फैटी एसिड्स हम कहते हैं, वो अक्सर फ्राइड आइटम्स में ज़्यादा मिलता है, और अक्सर ऐसी फ्राइड आइटम्स जो बार बार उसी तेल को इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी समोसे वाले के घर के यहाँ किसी शॉप पे जाएं, तो वो वही तेल को सुबह से शाम तक इस्तेमाल कर रहा होता है। हाँ, बेशक उसमें वो थोड़ा थोड़ा उसमें और ऐड करता जाएगा, बट एसेंशियली वही तेल काफ़ी समय तक बार बार इस्तेमाल होता रहता है। बार बार उसे गर्म किया जाता है, बार बार उसमें से जो भी वो तल रहा है, जो भी फ्राई कर रहा है, वो सामान उसमें से बार बार निकाला जाता है। तो कुछ समय बाद, गर्म होने के बाद, तेल की कुछ समय बाद प्रॉपर्टीज़ चेंज होने लगती हैं, और उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो बदलकर बुरी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो बहुत ज़्यादा बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। मूल बात यह है कि बहुत जो बाहर का खाना अगर आपको शौक़ रखते हैं, खासकर यंगस्टर्स हैं, वो अक्सर घर से दूर रहते हैं, और खाने का लाइफस्टाइल भी थोड़ा एरेटिक रहता है, मतलब अनियमित रहता है। कभी ऑफिस में ले लिया, कभी बाहर, ऑफिस के बाहर जो अक्सर स्टॉल्स वगैरह होती हैं वहाँ पे ले लिया, तो उसको थोड़ा सा उस पे हम चेक रख सकते हैं। बिकॉज एथेरोस्क्लेरोसिस जो एक कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि ये 40 के बाद, 50 के बाद शुरू होती है। ये यंग एज से भी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अभी हूँ, तो मेरी बॉडी में भी ये प्रोसेस अंदर ही अंदर चल रही होगी। उसकी स्पीड अलग अलग हो सकती है हर एक में। तो उस चीज़ से हमें शुरू से ही ध्यान देना है। तो खासकर यंगस्टर्स जो घर से बाहर रहते हैं, उनको स्पेशली ध्यान रखें। वो स्पीड का भी कुछ मतलब एज फैक्टर या कंजप्शन पे डिपेंड करता है कि किसकी ज़्यादा तेज़ हो रही है या किसकी स्लो हो रही है, इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? तो ऐसे जिनमें स्पीड, जो स्टडीज़ हमारी बताती हैं, जो रिसर्च है, जो विज्ञान ने अभी तक जो बताया है हमें, वो कुछ बातों पे गौर करता है कि जिन पेशेंट्स को शुगर की समस्या है, जिनको ब्लड प्रेशर रहता है, हाई रहता है, जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बराबर नियंत्रण में नहीं है,
जिनको फिज़िकल एक्टिविटी की आदत कम है, जिनके वज़न ज़्यादा हैं, जिनको स्मोकिंग की आदत है, जिनको अल्कोहल ऑलमोस्ट डेली बेसिस या ऑल्टरनेट डेट पे अल्कोहल कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है, जिनको किडनी की बीमारियां हैं। तो ऐसे और पेरेंट्स में अपने हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो माताजी पिताजी हैं या उनसे भी पहले की जो जनरेशन के लोग हैं, अगर उनको 50-55 की उम्र से पहले हार्ट की प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो ये सब चीज़ें ये सब फैक्टर्स होने की वजह से बीमारी जल्दी प्रोग्रेस करती है। जो बीमारी हमें एक्सपेक्टेड होता है कि 50-60 के ऊपर होगी, वही तीसरे या चौथे दशक में भी देखने को मिलती है फिर। एग्जैक्टली लाइक इसीलिए मतलब कई बार हम लोग जो खबरें देख रहे होते हैं, हम ये देख रहे हैं कि यंगस्टर्स हैं जी, जो वॉक पे गए हुए हैं जी, और सब कुछ मतलब फिजिकल एक्सरसाइज में एंगेज हैं, जिम जी, कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जी, और अचानक से एक दिन पता लगता है कि उनको हार्ट अटैक आ गया जी। है। तो ऐसी न्यूज़ देखिए इसमें थोड़ा-सा विश्लेषण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये सोशल मीडिया या आज इन्फॉर्मेशन का युग है, तो उसमें बहुत जल्दी ये सब चीज़ें हाइलाइट होती हैं और वो उस पर डिस्कशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो पिछले दशक में जागरूकता की वजह से लोगों में फिट रहने का जो रुझान है वो बढ़ गया है एक काफ़ी। लहर आ गई है, देयर इज अ सो न्यू। अगर आप हाँ जी, तो अगर आप ये देखें कि ओवरऑल ओवरऑल अगर पूरे नंबर्स की बात करें कि सारी पॉपुलेशन में कितने लोग जिम जा रहे हैं या फिजिकल एक्टिविटी परस्यू कर रहे हैं या फिट होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे इंसिडेंट्स काफ़ी कम हैं। हाँ, हो रहे हैं, इस चीज़ की होने की टेंडेंसी थोड़ी-सी बढ़ गई है। ये बात की कोई इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई अच्छा, शक मतलब नहीं है। हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं जी, कि इवन दो क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह यस, काफ़ी एक्टिव है, यस, सो वी आर गेटिंग द न्यूज़ फास्टर बट द यस। नंबर ऑफ केसेस इज स्टिल अंडर स्टिल कंट्रोल। स्टिल इन कंट्रोल। ओके। सो क्योंकि वो चीज़ एक अपने आप में ऐसा डर पैदा करती है कि जिम करने वाले या एक्सरसाइज करने वाले इंसान के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो फिर कौन ही सेफ है। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये बड़ा इसलिए थोड़ा-सा इसको और फर्दर एनालाइज़ करने की ज़रूरत है क्योंकि अगर ओवरऑल नंबर्स की बात करें तो ये चीज़ें अभी भी काफ़ी कम होती हैं। जिम्स भरे हुए हैं, फिटनेस के लिए लोग चाहे योगा का सहारा ले रहे हैं, चाहे घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट समहाउ हर कोई अपनी तरफ से फिट रहने की कोशिश कर रहा बेहतर है। रूप से कोशिश कर रहा है कंपेयर टू 10 साल 15 साल पहले की बात अगर करें। डॉक्टर, एथेरोस्क्लेरोसिस की अगर मैं स्पेसिफिकली और थोड़ा बात करूँ तो मैं पढ़ रही थी कि ये जो बीमारी है ये सिर्फ दिल में नहीं बल्कि यस, आपके शरीर में, किडनी में और इवन ब्रेन पे भी इम्पैक्ट करती है, जी। तो ये कैसे है? जी, देखिए जो शरीर की संरचना है या जो आर्टरीज़ हैं, वो हर जगह सेम ही हैं। पूरे शरीर में, चाहे वो दिल की हों, चाहे ब्रेन को लेके जा रही हों, चाहे वो किडनीज़ को जा रही हों, तो बेसिकली अगर वो बीमारी अगर एक हिस्से को अफ़ेक्ट कर रही है, तो ऐसी अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ बाकी जगह भी अपना दुष्प्रभाव कर रही होगी। सो बेसिकली अगर एक ऑर्गन अफ़ेक्ट हो रहा है, तो देयर आर गुड चांसेस कि ये दूसरे ऑर्गन पे भी असर डाल रही होंगी। सो देखिए इस चीज़ों से बचना थोड़ा-सा किसको हो रही होगी, कौन इसमें किसको ये किसको ये अपने चपेट में लेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बट अगर बात करें कि हम कैसे इनसे बचा जा सकता है, क्या हम क्या करें कि जिनसे इन इन चीज़ों से हम थोड़ा सेफ रहें। सेफ रहें। सो उसमें पहली चीज़ तो एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज़ ज़रूर कीजिए, लेकिन जो बहुत हैवी एक्सरसाइज हैं उन पे थोड़ा कम ज़ोर रखिए। जो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती हैं जैसे कि साइकिलिंग है, आपकी स्विमिंग है, जॉगिंग है, रनिंग है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए, ब्रिस्क वॉकिंग है, ये सब चीज़ें ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा करेंगी। अच्छा। और हफ्ते में आधा घंटा 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन आधा घंटा अपने लिए निकालिए। उतना मेडिकल लिटरेचर कहता है कि उतनी एक्सरसाइज भी आपके लिए, आपको हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए इनफ है। आप ज़्यादा करना चाहते हैं वो आपके टाइम मैनेजमेंट पे है, आप जितना समय निकाल सकते हैं वो अच्छी बात है। तो लेकिन आधा घंटा और हफ्ते में कम से कम 5 दिन मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, ये हमारी स्टडीज़ रिकमेंड करती हैं। अच्छा, ये तो हम लोगों ने ब्रेन और एक्सरसाइजेस वगैरह की बात की, जी। लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है कि अगर मेरी आर्टरीज़ में कुछ डिपॉजिट हो रहा है तो मुझे नहीं पता लग रहा है इस यस। वक्त कि मेरी आर्टरीज़ में कुछ फिल इन हो रहा है, कुछ कंटिन्यूसली जा रहा है। तो एग्जैक्टली कौन सी ऐसी स्टेज है या क्या कोई ऐसे स्पेसिफिक टेस्ट हैं जिनके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि अभी हमें ये बीमारी जो है हमारे इस लेवल पे पहुंच गई है पहुंच गई और वी नीड टू नाउ टेक केयर ऑफ एड्रेस इट। इट? ठीक है। सो देखिए
किसी भी चीज़ का इलाज अक्सर तभी किया जाता है जब वो तकलीफ़ देने लगे। जब जैसा कि हमने पहले भी उल्लेख किया कि आपको तकलीफ़ 2 तरह से हो सकती है, या तो धीरे-धीरे बीमारी बढ़ रही है और उस केस में कुछ सिम्पटम्स आएँगे जिसके बारे में अभी बात करेंगे, और दूसरा हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक एक इमरजेंसी है जिसमें तुरंत ही हॉस्पिटल जाना, तुरंत इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको समय नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ़ कुछ घंटे होते हैं जो हार्ट की नसें खोलने के लिए, जिसमें पेशेंट को एक्चुअली फ़ायदा हो सकता है। अगर वो समय निकल जाता है तो उसके बाद भी अगर हम उसका इलाज कर लें तो पेशेंट को उतना फ़ायदा नहीं पहुंचता है, और कुछ ना कुछ बीमारी अपना नुकसान छोड़ जाती है। तो ये बात मैं फिर से स्ट्रेस करूंगा कि शुरू के 5 से 6 घंटे बहुत ज़रूरी होते हैं हार्ट अटैक के केसेस में। उसमें अगर ब्लड फ्लो रिस्टोर कर दिया जाए, जो खून की सप्लाई अगर वापस शुरू कर दी जाए, तो हार्ट पे बहुत ही कम असर आता है, और प्रैक्टिकली पेशेंट की न केवल जान बचाई जाती है बल्कि जो हार्ट का फंक्शन भी कम हो जाता है वो भी पूरी तरह से वापस लाया जा सकता है। लेकिन अब बात करेंगे जिनको प्रॉब्लम्स धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं, तो सिम्टम्स क्या होंगे। तो सिम्टम्स पेशेंट्स को अक्सर होगा कि आपका असेंशियली स्टेमिना कम होने लगेगा, वर्क कैपेसिटी, फंक्शनल कैपेसिटी आपकी कम होने लगेगी। आप कुछ समय में महसूस करेंगे कि 3-4 महीने, 6 महीने से पहले जो आप जितना वर्क कर पा रहे थे, जितना काम आप कर पा रहे थे, वो अब करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। अक्सर पेशेंट कहेंगे कि सर, जब हम चलते हैं या काम करते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमारे सीने में कुछ भारीपन महसूस होता है, या चक्कर आते हैं, या धड़कन बढ़ी हुई महसूस होती है। ये सब चीज़ें कुछ एसेंशियली 3 चीज़ें नोट करने वाली होती हैं। चलने से होना, सिम्टम्स, ये जो सिम्टम्स हैं ये चलने से होना, चलने से मतलब कोई भी काम करने से, कोई भी एफर्ट एक्टिविटी करने से होना। उसका रुक जाने पर, वो एक्टिविटी बंद करने पर वो 5 से 10 मिनट में उसका ठीक हो जाना, और जो जो तकलीफ़ की जगह है वो बिल्कुल जो आपकी जहाँ आपका फेफड़े और पेट की जो जंक्शन है, वहाँ उसके पीछे, उसके बीचों बीच और उसके पीछे की तरफ वहाँ तकलीफ़ होना, और जो आपके गर्दन और बाह तक भी जा सकती है। ये तीनों चीज़ें अगर होती हैं तो ये, इसे हम टिपिकल एंजाइना कहते हैं, और ये बिल्कुल किसी को अगर हो रही हैं तो वो काफ़ी हद तक हमें संकेत देता है कि ये पेशेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम अब शुरू हो गई है, और इसे हम समय से रहते एड्रेस करना चाहिए। इसके अलावा जैसे हमने बचाव पे तो हमने बात की, जी। आपने मुझे एक्सरसाइजेस के बारे में और ब्रिस्क वॉक वगैरह के बारे में ज़िक्र किया। ये मेरा जो क्वेश्चन है ये थोड़ा मेरा मॉम स्पेशल क्वेश्चन रहता है, जी। क्योंकि मम्मियाँ हमेशा कोई भी बीमारी हो, नो मैटर व्हाट, आपको सबसे पहले 2 चीज़ों के लिए डांटती है। एक कि आप बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आपको सारी बीमारियाँ फ़ोन के कारण हो रही है, और दूसरा मम्मी का कहना होता है कि भाई देखो तुम्हारा खाना पीना ठीक नहीं है। राइट। मेरी मॉम हमेशा मुझे राइट। इसी चीज़ के लिए डांटती है कि तुम बहुत बाहर का खाना खा रही हो, राइट। तो इस कारण ये बीमारी भी, इस कारण ही ये सब कुछ उसके जी। कारण हो रहा है। तो हम लोग अपनी फूड हैबिट्स में हैबिट्स। और फूड प्रोडक्ट्स में ऐसे क्या चेंजेस ला सकते हैं। जी। जैसा आपने स्टार्टिंग में जी। ही बताया था कि बहुत बाहर का तेलीय जो खाना होता है, जी। उसके अलावा क्या हम ऐसा कंज्यूम कर सकते हैं जो हमारे हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखेगा। जी। तो खाने पीने में आप अपने एक तो पहले नियमित रखिए खाना, बहुत ज़्यादा लंबी फास्टिंग्स मत कीजिए। कई बार हम वर्क में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा 10-10, 12-12 घंटे बिना खाए भी शायद काम चल रहा होता है। तो अपना रूटीन नियमित रखिए खाने पीने का, बहुत लंबी फास्टिंग्स मत कीजिए, और खाने का अमाउंट भी थोड़ा रेगुलेटेड रखिए। आप थोड़ा पोर्शन लीजिए, चाहे बेशक 3-4 घंटे में आप दोबारा कुछ थोड़ा खाने को लीजिए, बट एक बारी में बहुत बड़े बड़े मील्स अवॉइड कीजिए। आप दूध ले सकते हैं डबल टोन्ड, या आपकी एनर्जी कंजम्पशन पे निर्भर करता है कि अगर आप थोड़ा एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो आप थोड़ा डबल टोन या आपका फुल क्रीम या टोन मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एक्टिविटी काफ़ी कम है, फिजिकल एक्टिविटी, आजकल हमारा ऑफिस जॉब ज़्यादा है और हमारी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी लिमिटेड रह गई है, करेक्ट। तो इसलिए डबल टोन मिल्क इस्तेमाल करना या गाय का दूध इस्तेमाल करना वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एग्ज़ आप ले सकते हैं, उसका वाइट पोर्शन आप कंज्यूम कीजिए, उसी का ही ऑमलेट बना सकते हैं, उसी को बॉइल्ड करके आप कंज्यूम कर सकते हैं। आपका बादाम और अखरोट ज़्यादा मात्रा में आप ले सकते हैं। काजू और पिस्ता थोड़ा ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इंक्रीज़ अच्छा। करती हैं, तो उन पे ज़रा रोक रखिए। और मीठा एक्सेस अगर कहीं हो रहा है, कुछ लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है और वो काफ़ी मात्रा में कंज्यूम करते हैं उस चीज़ को, तो उस चीज़ पे चेक रखिए, क्योंकि वो भी इवेंचुअली कोलेस्ट्रॉल, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो स्टोर करने के लिए बॉडी उसको फैट में, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करती है, और वो हमारे शरीर में जाके डिपॉजिट होता है।
तो एक्सेस अगर हमारा कहीं शुगर इनटेक है उस पे कट डाउन कीजिए। स्मोकिंग अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे बंद कीजिए। उसका एक भी बेनिफिशियल इफ़ेक्ट आज तक नहीं पाया गया है। तो वो सिर्फ एक लाइफ़स्टाइल या एक आदतन इंसान ये कर रहा होता है, तो उसको प्लीज़ बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अल्कोहल अगर कहीं एक्सेस हो रही है तो उस पे कट डाउन कीजिए और ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि घर का बना हुआ खाना ही खाएं और थोड़ा लो कैलोरी खाने पे ज़्यादा ध्यान दें। अच्छा, ऑल्दो ये हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन था, लेकिन क्योंकि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया कि एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, दिल के डॉक्टर होने के नाते ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसको आप बिल्कुल मतलब कभी भी नहीं करेंगे कि दिस इज़ समथिंग जो कि दिल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो ये एक चीज़ तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, पहली चीज़ तो है कि अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं कीजिए। हम्म। तो अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं या आपको पता है कि आपके लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे इश्यूज रहे हैं जिसकी वजह से आपको बीमारी होने की टेंडेंसी बढ़ गई है, तो उस केस में कोई भी वार्निंग सिम्टम्स अगर होते हैं तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत कीजिए। बिकॉज़ उसके बाद स्थिति अगर हार्ट अटैक में तब्दील होती है तो हमारे लिए मुसीबतें काफ़ी बढ़ जाती हैं। एंजॉय करने का हक सबको है। ऐसा नहीं है कि हम सब त्याग के और बिल्कुल ही संत का जीवन जीने लगें। आप अपना एंजॉय कीजिए लाइफ। सब चीज़, किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर किसी चीज़ की अति करना वो ठीक नहीं है। तो हर मेरे चीज़ मॉडरेशन में रखिए और किसी भी कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है, प्रॉब्लम्स तभी हमारी बढ़ती हैं जब हम प्रॉब्लम इग्नोर करते इग्नोर हैं। करते हैं, करेक्ट। तो सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो मेरे जहन में है कि हम किस तरह के टेस्ट करवा सकते हैं जिससे इस बीमारी को डिटेक्ट किया जा सके, जिससे इस बीमारी का पता लगाया जा सके। तो आज की डेट में हमारे पास काफ़ी टेस्ट मौजूद हैं, लेकिन हर एक की पर्पज़ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो शुरुआत करेंगे ब्लड टेस्ट से। तो जो एक 30 के 35 साल की उम्र से कोई भी इंसान ऊपर है तो उसको खासकर अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स की जांच, अपने शुगर के लेवल्स की जांच ये ज़रूर करा लेनी चाहिए। बाकी सीबीसी, आरएफटी, जो किडनी के फंक्शन, जो लिवर के फंक्शन है, ये अक्सर नॉर्मल आते हैं और इनसे हमें बहुत जानकारी नहीं प्राप्त होती है। इम्पॉर्टेंट हार्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से या एथेरोस्क्लेरोसिस जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कम कोलेस्ट्रॉल की जांच और अपनी शुगर की जांच ये ज़रूर करवा लें, क्योंकि ये अक्सर डायग्नोज ही नहीं हो पाती हैं बिना टेस्ट के। ये चीज़ों के बारे में पता ही नहीं चलता है। अब इनसे तो हमें ये जानकारी मिलेगी कि हमारी बीमारी होने की टेंडेंसी क्या है, हमारे रिस्क क्या हैं बीमारी होने के। लेकिन क्या वाकई हो चुकी है कि नहीं, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए एक पेशेंट हमारे पास आया तकलीफ़ लेके कि सर हमें चलने पे कोई सीने में भारीपन या कोई चेस्ट में पेन हो रहा है। तो उस चीज़ में हम क्या सलाह लें, क्या हम टेस्ट करवा सकते हैं? तो ऐसे पेशेंट्स में कुछ जो शुरुआती जांच होती हैं उसमें आता है आपका ईसीजी, जो हमारी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में बताता है। जो बिजली का जो हार्ट में देखिए ऐसी क्षमता है जो वो खुद से चल सकता है। शरीर में कोई भी ऑर्गन को काम करने के लिए, अंग को काम करने के लिए आपको ब्रेन से सिग्नल आना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो चीज़ काम नहीं कर सकती है। लेकिन हार्ट का अगर कनेक्शन ब्रेन से कट भी हो जाता है तो भी वो, उसमें एक क्षमता है कि वो खुद से चलता रहता है, धड़क सकता है। तो जो ईसीजी है वो हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जो उसके करंट का के बारे में हमें जानकारी देता है। उसके नेक्स्ट टेक्स्ट अगर मान लीजिए उसमें जो हमारी जानकारी मिलती है तो बेसिकली उसमें कोई हार्ट की गति बहुत तेज़ या बहुत कम तो नहीं हो रही है, या अभी इमीडिएटली कोई हार्ट अटैक जैसी स्थिति तो नहीं है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। लेकिन ईसीजी का नॉर्मल होना इस बात का संकेत नहीं है कि हमारा हार्ट नॉर्मल है या सब चीज़ें अंदर स्वस्थ हैं। तो उसके अगला जो टेस्ट होता है अक्सर हम एको के लिए या टीएमटी के लिए एडवाइस करते हैं। तो एको इज़ बेसिकली हार्ट का अल्ट्रासाउंड। हमारे अच्छा, शरीर में किसी ओके। भी चीज़ का अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, हम्म। लेकिन अगर हार्ट का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हम स्पेसिफिकली उसे एकोकार्डियोग्राफी का नाम देते हैं। अच्छा। ठीक है। तो उससे हमें हार्ट का मैकेनिकल फंक्शन, कि वो काम कितना कर रहा है, उसके बारे में पता चलता है कि क्या बीमारी इतनी बढ़ गई है कि उसने अब हार्ट का पंप कमज़ोर कर दिया है कि नहीं, या ईसीजी अभी देन सेकंड एको। एको। ठीक है। सो एको में हमें हार्ट की जो वेल्व्स हैं, हार्ट में जो एक तरफा खून का दौरा है वो मेंटेन है कि नहीं, कहीं कोई रुकावट तो नहीं है, और हार्ट का फंक्शन कितना है, इन चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। अब अक्सर पेशेंट्स को प्रॉब्लम बैठे बैठे नहीं होती है, चलने से होती हैं।
तो एको भी बैठे बैठे या लेटे लेटे किया जाता है। बेसिकली कोई एक्टिविटी नहीं चल रही है उस वक्त, आप बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, तो और तब हम ये टेस्ट करते हैं, तो अक्सर ये टेस्ट भी नॉर्मल आता है। अब इसके बाद फैसला करना होता है कि क्या प्रॉब्लम चलने से जो हो रही है उसके लिए क्या किया जाए। तो उस केस में हम टीएमटी की एडवाइस देते हैं, जो ट्रेडमिल टेस्ट होता है, जो आप जिम में अच्छा। मशीन्स देखते हैं, एक्सरसाइज करने की, चलने की, वॉकिंग करने की जो मशीन्स होती हैं, वो वही चीज़ हम यहाँ पे हमारे मेडिकल रूम्स में, हमारे इन्वेस्टिगेशन रूम्स में उस पे टेस्ट करते हैं। तो उसमें बेसिकली हर 3 मिनट में एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ती है, स्पीड भी बढ़ती है और इंक्लाइन भी रेज होता है। उसका पर्पज़ ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जो आप सिम्टम्स बता रहे हैं वो हमारे सामने भी इस ट्रेडमिल पे चलने से हो रहे हैं कि नहीं, और अगर हो रहे हैं तो किस लेवल पे हो रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज पे हो रहे हैं, और उसके साथ साथ आपके ईसीजी में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं या एको में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं उस एफर्ट के बाद। सो ये टीएमटी का पर्पस होता है। ओके, तो मतलब अगर ईसीजी, यस देन एको, देन टीएमटी, ट्रेडमिल वाला। जी, ओके। तो ये शुरुआती दौर की जांचें होती हैं कि जिनसे हमें इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। देखिए, ये सारी टेस्ट आपको एक प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि बीमारी होने की संभावना क्या है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, आपने फर्स्ट स्टेप जो प्रोबेबिलिटी का है वो आपने सिम्टम्स पे डिसाइड किया, उम्र के हिसाब से, रिस्क फैक्टर के हिसाब से डिसाइड करते हैं। सेकंड स्टेप आता है जो ये इन्वेस्टिगेशंस है, ईसीजी, एको और टीएमटी। इनके बाद हर चीज़ को, इनको एनालाइज करते हुए अगर हमें लगता है कि हाँ बीमारी होने की टेंडेंसी ज़्यादा है या फिर टेस्ट में कुछ एबनॉर्मल रिजल्ट्स आ रहे हैं, तब हम फिर फाइनली एंजियोग्राफी की सलाह दी जाती है। ओके, एंजियोग्राफी इज द लास्ट टेस्ट जिससे हमें हार्ट की आर्टरीज के बारे में पता चलता है। देखिए, हार्ट की आर्टरीज को देखने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होता है। जैसे आपके शरीर में, हमारे शरीर में बोन्स हैं, हड्डियां हैं, लेकिन बाहर से विजिबल नहीं है। अगर फ्रैक्चर होगा तो क्या करेंगे, उसको जानने के लिए क्या करना होगा? एक्सरे में वो चीज़ दिखाई देगी और हमें पता चलेगा कि कहाँ प्रॉब्लम है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सिमिलरली हार्ट की नसें देखने के लिए भी हमारे पास एंजियोग्राफी के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। अच्छा, तो एंजियोग्राफी इज बेसिकली कि हम हार्ट की नसों का वर्किंग की जो जांच है कर वो रहे हैं। जांच कर रहे यस, होते हैं। अगर उसमें रुकावट मिलती है तो हम फिर उसके आगे फर्दर इलाज की सलाह देते हैं। तो एंजियोग्राफी हमारा फाइनल स्टेज ऑफ टेस्टिंग टेस्टिंग है, यस। तो ये 4 स्टेप हो गए हमारे Yes. टेस्टिंग के, ईसीजी, एको, टीएमटी, और उसके बाद अगर हमें प्रॉब्लम लगती लगती है है, तो एंजियोग्राफी। यस। तो डॉक्टर, एथेरोस्क्लेरोसिस पे आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी, क्या ऐसा कोई सवाल या ऐसी कोई बात जो मैं मिस कर रही हूँ जो आप ऐड करना चाहते हैं? जी, बस मेरे ख्याल से हमने काफ़ी कुछ तो कवर कर लिया, ऑल्दो काफ़ी डिटेल में है, इस बारे में बात और भी की जा सकती है। बट देखिए, पब्लिक के लिए जो जानना ज़रूरी है वो 2-4 महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। आम भाषा में, सामान्य भाषा में एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है हमारे शरीर की आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होना, कोलेस्ट्रॉल का कचरा जो है वो इकट्ठा होना। उसकी वजह से हमारी जो अलग अलग अंग हैं हमारे शरीर के, चाहे वो ब्रेन हो, हार्ट हो, किडनी हो, पैर हो, सब जगह ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई इवेंचुअली कम हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस उस बीमारी का नाम है। उसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी, अच्छे तत्वों की कमी होती है जो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते जहाँ उनकी ज़रूरत है। उसकी वजह से हमें कुछ सिम्टम्स आते हैं, और वो सिम्टम्स अगर दिल के बारे में बात करें तो वो कुछ ऐसे हो सकते हैं कि आपको चलने में तकलीफ़ महसूस होगी, कुछ काम करने में आपको लगेगा कि आपके सीने में भारीपन हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, या आपको धड़कन में बड़ी महसूस हो रही है। तो ये सब चीज़ें, या सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है, तो ये सब लक्षण हैं बीमारी के जो एथेरोस्क्लेरोसिस इवेंचुअली करती है। अगर समय से इस पे ध्यान ना दिया जाए तो ये चीज़ हार्ट अटैक में भी तब्दील हो सकती है, और हमारे हार्ट के फंक्शन को, जो पंप है, उसको भी कमज़ोर कर सकती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ट अटैक ही हमारे हार्ट के पंप को कमज़ोर करेगा। बहुत से पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनको बीमारी अक्सर नहीं पता चलती, खासकर डायबिटीज़ को। उनको तकलीफ़ हो रही होती है पर वो उसका अनुमान नहीं लगा पाते हैं, और धीरे धीरे बीमारी बढ़ते बढ़ते इस स्तर तक पहुँच जाती है कि वो हार्ट का फंक्शन कम होने लगता है, डिप्रेस होने लगता है, उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर।
तो आज के हेलो डॉक्टर के एपिसोड में इतना ही। अगर इस एपिसोड से जुड़ा आपका कोई सवाल, सुझाव, फीडबैक है तो आप हमें radio@aajtak पे लिख के भेज सकते हैं। हमारा ये पॉडकास्ट आपको सभी ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, एप्पल पॉडकास्ट, विंक, जियो सावन सब पर अवेलेबल मिल सकता है। हमारे लिए कोई सुझाव है, कोई टॉपिक ऐसा जो आप चाहते हैं कि हम हेलो डॉक्टर में डिस्कस करें, तो वो भी आप हमें लिख भेजिएगा। मेरा नाम है चेतना काला। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्स किया है नितिन रावत ने। नमस्कार।